तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपीएस 001 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्ग युद्ध की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका में क्या लिखते हैं कि वर्ग युद्ध जो है उसका जो सिद्धांत है समाज के विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, जिसे कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज अलग अलग वर्गों में बटा होता है और इन वर्गों के हित के एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ग युद्ध का मतलब क्या है कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई साधु है, कोई संत है। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग एक समाज में रहते हैं और इन समाजों के अंदर मतलब विभिन्न वर्गों वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनमें जब युद्ध होता है, जब टकराव होती है किसी बात को लेकर, तो उसी को वर्ग युद्ध कहा गया है। ठीक है, तो यह टकराव ही वर्ग युद्ध कहलाता है जब टकराव होती है। देखिए, और इसका शुरुआत किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग युद्ध को मतलब स्पष्ट रूप से समझाया था। तो समाज में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, मशीन आदि चीजें जब उत्पादन हो रहे हैं तो उसके स्वामित्व के आधार पर वर्ग बनते हैं। ठीक है, जिसके पास साधन होते हैं वे शोषक वर्ग होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास जितने साधन हैं वो शोषण मतलब शोषित वर्ग है, शोषक वर्ग है, मतलब वो शोषण करने वाला है। और जिनके पास केवल श्रम होता है वे लोग शोषित वर्ग हैं। मतलब मान लीजिए, मैं उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। कोई पंडित है, ठीक है, जो उसके पास बहुत सारा जमीन है, पूजा पाठ करता है, ठीक है, वो हो गया शोषक वर्ग। या फिर कोई जमींदार है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जो और मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो जो जमींदार है वो शोषक वर्ग हो गया। और जो अ, गरीब व्यक्ति है उस जमींदार के पास जाकर उसकी खेत की खेती बाड़ी करता है, वो हो गया शोषित वर्ग। ठीक है, तो दोनों के बीच संघर्ष जो है निरंतर चलता रहता है। तो मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, यही संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है। अगर संघर्ष नहीं होता तो इतिहास भी नहीं बनता। तो जब यह संघर्ष तीव्र हो जाता है तो सामाजिक क्रांति होती है और इस प्रकार के वर्ग जो होते हैं वो युद्ध वर्ग युद्ध जो होते हैं समाज परिवर्तन की एक प्रमुख शक्ति भी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, वर्ग युद्ध की अगर व्याख्या करें तो देखिए, वर्ग युद्ध की संकल्पना मतलब वर्ग युद्ध का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच होने वाला संघर्ष। जितने भी समाज में वर्ग हैं, जो मैंने अभी अभी कहा, उनमें बीच बीच में संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती है, उसकी संकल्पना की बात करें तो विभिन्न वर्गों के बीच होने वाला संघर्ष ही वर्ग युद्ध है। युद्ध का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, झगड़ा होना। वर्ग मतलब जो वर्गों के बीच होता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से आर्थिक हितों के कारण पैदा होता है। मतलब आर्थिक हितों के कारण, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के चक्कर में ये जो झगड़ा है वो होता है। एक वर्ग अपने लाभ और अधिकार को बनाए रखना चाहता है, जबकि दूसरा वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। मतलब एक वर्ग है जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, वो चाहता है मेरे पास से कुछ भी ना कमे। और दूसरा वर्ग क्या है? जिसके पास पहले से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो यह संघर्ष कभी खुलकर तो कभी छिपे रूप में भी चलता रहता है। कभी खुलकर भी संघर्ष हो जाता है, कभी शांत मन से भी ये संघर्ष चलता रहता है। तो मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष समाज के हर दौर में पाया जाता है, इसलिए इसे एक स्थायी सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, वर्गों का निर्माण देखिए कैसे होता है। तो समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। जो चीजें समाज में उत्पन्न होती है, जो उसके स्वामित्व के आधार पर ही उसका वर्गीकरण हो जाता है। तो जिनके पास जमीन है, कारखाने हैं या पूंजी होते हैं, वे शासक या शोषक वर्ग माने जाते हैं। और दूसरी ओर जिनके पास केवल श्रम शक्ति है, मतलब केवल दिन भर बेगारी कर सकते हैं, वे श्रमिक होते हैं, श्रम कर सकते हैं, वे श्रमिक और शोषित वर्ग कहलाते हैं। इन दोनों वर्गों के हित अलग अलग होते हैं। यही अलगाव आगे चलकर संघर्ष का कारण बनता है। इस प्रकार वर्ग विभाजन ही वर्ग युद्ध की जड़ है। ठीक, अब देखिए, उत्पादन प्रणाली की भूमिका में बात करें तो मार्क्स के अनुसार समाज की पूरी संरचना उत्पादन प्रणाली पर ही मतलब उत्पादन प्रणाली पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार समाज की पूरी संरचना जो है वो उत्पादन प्रणाली पर ही तो निर्भर है। उत्पादन की शक्तियां जैसे तकनीक, श्रम, ये सारी चीजें जो है, और उत्पादन का जो संबंध है जैसे मालिक और मजदूर का संबंध। ठीक है, मालिक और मजदूर ही तो है जिनके बीच वर्ग युद्ध होता है। तो समाज की दिशा ये लोग तय करते हैं। जब उत्पादन प्रणाली में असंतुलन आता है तो समाज में तनाव बढ़ता है और तनाव धीरे धीरे वर्ग संघर्ष में बदल जाता है।
इसलिए उत्पादन प्रणाली वर्ग युद्ध का मूल आधार भी है। मतलब जब कोई भी चीज़ उत्पादन होने में मान लीजिए असंतुलन पैदा हो गया, मतलब कम बेसी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया, तो समाज में क्या हो जाए, तनाव आ जाएगा और उस तनाव के कारण क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा मालिक और मजदूर में। ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम इसका ट्रिक भी देखेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक पहले इस आंसर को समझिए। ठीक है, कैसे इस उत्तर को याद रखा जाए उसका एक शॉर्ट स्टोरी भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अंतर्विरोध। अंतर्विरोध मतलब मैंने वही कहा कि अंदर ही अंदर विरोध चलेगा। देखिए, विरोधाभास है। समय के साथ उत्पादन की शक्तियां विकसित होती हैं, लेकिन उत्पादन संबंध पुराने बने रहते हैं। उत्पादन जो संबंध है वो तो पुराने रहते हैं, समय के साथ उत्पादन की जो शक्ति होती है वो विकसित होती रहती है। तो इससे दोनों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। यही टकराव अंतर्विरोध कहलाता है। देखिए, जब यह अंतर्विरोध, ठीक है, जब यह अंतर्विरोध बढ़ जाता है तो वर्गों के बीच संघर्ष तेज हो जाता है। यह संघर्ष ही वर्ग युद्ध का रूप लेता है। इसलिए अंतर्विरोध वर्ग युद्ध की उत्पत्ति का मुख्य कारण भी है। 5वां नंबर देखिए क्या है, शोषक और शोषित वर्ग। मतलब वर्ग युद्ध में दो प्रमुख पक्ष होते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। एक है शोषक और दूसरा है शोषित। तो शोषक वर्ग जो होता है उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और वो अपने लाभ के लिए शोषण करता है। शोषित वर्ग मेहनत करता है लेकिन उसे उसका पूरा फल नहीं मिलता। इस असमानता के कारण शोषित वर्ग में असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष संघर्ष को जन्म देता है। इस प्रकार दोनों वर्गों के बीच विरोध लगातार बना रहता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ाई करता है, जब अपने हक अधिकार के लिए जब मांग करता है तो वही संघर्ष बन जाता है मालिक से। ठीक है, छठा नंबर है इतिहास में वर्ग संघर्ष। देखिए, मार्क्स ने कहा कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक का जितना भी समाज रहा है सब में ये संघर्ष हुआ है। प्राचीन काल में स्वामी और दास का था। स्वामी जो थे, जो दास थे वो स्वामी से संघर्ष करते थे। मध्यकाल में भूस्वामी हो गया और भूदास हो गया और आधुनिक काल में पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष देखा जाता है। तो यह संघर्ष हर युग में अलग अलग रूप में सामने आ ही जाता है। इससे स्पष्ट है कि जो वर्ग युद्ध है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे कोई भी रूप समाज का बने उसमें ये भेदभाव रहता है और इसमें संघर्ष होता ही रहता है। तो यही इतिहास के विकास को गति भी देता है। 7वां नंबर बिंदु क्या है, संघर्ष के रूप में। देखिए, संघर्ष के रूप में अब सीधा वर्ग पॉइंट लिखा हुआ है, तो वर्ग संघर्ष कई रूपों में भी प्रकट होता है। ये कभी छिपा हुआ होता है, जैसे असंतोष, विरोध या नाराजगी से। कोई किसी से नाराज हो गया, कोई मजदूर अपने मालिक से नाराज हो गया, कोई मजदूर अपने मालिक से असंतोष हो गया। कभी यह खुला रूप में भी ले लेता है, होता है, जैसे हड़ताल होता है, आंदोलन होता है, विद्रोह हो जाती है बड़ी-बड़ी। ठीक है, तो जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है वो अधिक तीव्र और स्पष्ट होता जाता है। अंततः ये बड़े सामाजिक बदलाव का कारण भी बन सकता है। तो इस प्रकार वर्ग युद्ध के रूप में समय के अनुसार जो वर्ग युद्ध है समय के अनुसार बदलते रहते हैं। सामाजिक क्रांति है 8वां नंबर। देखिए, जब वर्गों के बीच संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है। सामाजिक क्रांति कब होती है, जब वर्गों के बीच का संघर्ष है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सामाजिक क्रांति होती है। और यह क्रांति पुराने अ, अन्यायपूर्ण ढांचे को भी समाप्त कर देता है। मतलब जब क्रांति होगी तो बड़ी स्तर पर लड़ाइयाँ होगी तो जो अन्यायपूर्ण ढांचा बना हुआ है, सबका शोषण हो रहा है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद एक नई व्यवस्था स्थापित होती है जो अधिक न्यायपूर्ण होती है। तो मार्क्स के अनुसार यह क्रांति समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है। इस प्रकार वर्ग युद्ध का अंतिम परिणाम क्रांति के रूप में सामने आता है। वर्ग युद्ध छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे वो क्रांति का रूप ले लेता है। 9 नंबर का है वर्ग विहीन समाज की कल्पना। वर्ग विहीन समाज की कल्पना। देखिए, मार्क्स का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहाँ कोई वर्ग ना हो। कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक ऐसी समाज बनाना है जहाँ पे कोई वर्ग ही ना हो। अगर वर्ग नहीं रहेगा तो लड़ाइयाँ भी नहीं होगी। तो इस समाज में सभी लोग समान होंगे। मतलब वर्ग विहीन समाज में क्या होगा, सभी लोग समान होंगे और किसी का शोषण नहीं होगा। तो इसे वर्ग विहीन समाज कहा जाता है। तो वर्ग युद्ध के माध्यम से ही समाज की स्थापना संभव मानी जाती है। तो यह एक आदर्श स्थिति है जहाँ सभी को समान अधिकार मिलते हैं। इस प्रकार वर्ग युद्ध का अंतिम उद्देश्य समानता स्थापित करना है। 10 नंबर की अगर बात करें, राज्य का लोभ। देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय शासन का साधन है जो शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। जो लोग शोषक वर्ग हैं उन्हीं के साथ राज्य भी खड़ा हो जाता है, गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे, मार्क्स का कहना है कि जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे राज्य समाप्त हो जाएगा और इसे राज्य का लोप कहा जाता है। तो इस स्थिति में राज्य का लोप मतलब राज्य खत्म हो गया, लोप हो गया, विलोप हो गया। इस स्थिति में राज्य स्वयं नियंत्रित होगा। इस प्रकार वर्ग युद्ध के अंतिम परिणाम एक स्वतंत्र और समान समाज होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अंततः
वर्ग युद्ध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि समाज का विकास विभिन्न वर्गों के संघर्ष के माध्यम से ही होता है। अगर वर्ग का संघर्ष ही नहीं होगा तो विकास भी संभव नहीं है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष अंततः एक वर्ग विहीन और समान समाज की स्थापना करता है। ठीक है, इसलिए वर्ग युद्ध समाज परिवर्तन और प्रगति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से इसको याद रखने की ट्रिक को देखेंगे, एक छोटी सी कहानी समझेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी याद जरूर रहेगी वर्ग युद्ध के माध्यम से। तो कहानी है रामू और सेठ जी का कारखाना। देखिए, एक छोटे से शहर में एक बड़ा कारखाना था जिसका मालिक था सेठ जी। उसी कारखाने में रामू नाम का एक गरीब मजदूर भी काम करता था। रामू सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। दूसरी ओर जो सेठ जी थे उसी मेहनत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। मतलब जो रामू है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन उसको मजदूरी बहुत कम मिलती थी। और उसी मजदूरी के बदौलत जो सेठ जी है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता। ठीक है, धीरे धीरे रामू को महसूस हुआ कि वो जितनी मेहनत करता है उसका सही फल उसे नहीं मिल रहा। उसने देखा कि उसके जैसे सभी मजदूरों की हालत भी वैसा ही है। उसने देखा कि उसके जैसे काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबका हालत एक जैसा है। सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ मालिक को होता है। एक दिन रामू ने बाकी मजदूरों से बात की। सबने मिलकर सोचा कि अगर वे एकजुट होकर अपने हक की मांग करें तो उनकी स्थिति बदल सकती है। उन्होंने काम बंद कर दिया, हड़ताल की और उचित मजदूरी की मांग करने लगे। मतलब मजदूरी कम मिलती थी तो लोगों ने कहा कि हमें सही मजदूरी चाहिए। उन्होंने हड़ताल कर दिया एक दिन। ठीक, सबने मिलकर। शुरू में सेठ जी ने विरोध किया, लेकिन जब काम पूरी तरह रुक गया, अब काम बिल्कुल बंद हो गया था। शुरू में जो सेठ जी था उसने लोगों को विरोध किया, कहा कि नहीं उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जब काम पूरी तरह रुक गया और नुकसान होने लगा तो उन्हें मजदूरों की बात माननी पड़ी। मजदूरों की जो मजदूरी थी वो बढ़ी और उनके काम की स्थिति भी सुधरी। काम भी धीरे धीरे उनकी काम भी ठीक हो गया और उन्होंने मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी। तो इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि जब एक वर्ग, मजदूर वर्ग जो है, अपने अधिकारों के लिए दूसरे वर्ग अर्थात मालिक के खिलाफ खड़ा होता है तो वही वर्ग युद्ध होता है। इस तरह कहानी के माध्यम से यह कठिन सिद्धांत बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहता हूँ कि इस जो मैंने यहाँ पे स्टोरी वाला जो फार्मूला आप लोगों को दिया है, समझाने के लिए दिया है, इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गलती ना करें। ठीक है, ऑटोमेटिक आप लोग कहानी के माध्यम से अगर समझे रहेंगे तो सारी चीज़ें याद रहेगी। तो वहाँ पे आप लोग एग्जाम के टाइम में आप लोग इसको याद करके बनाकर भी लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।